हेलो क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी जो मैराथन क्लासेस का फोर्थ डे है। आज भी हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर्स जो है उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने कल जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज का बी पार्ट जो था हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड द क्लेम फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमने कहा कल हमने जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हम लोग मेनली जो है वुमेन के बारे में बात की थी कि वुमेन्स को किस तरह डिग्निटी दिलाई जा सकती है और किस तरह से उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्पेसिफिकली केवल वुमेन्स के बारे में बात नहीं करी गई है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे जो अभी पिछड़े हुए हैं और जिनको बराबर लाने की जरूरत है। तो हमने कहा जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, हमने कहा वुमेन्स हैं, उन सबको हमें एक साथ लेके आना है। इससे रिलेटेड हम लोग जो है इसमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरीके से इस चीज को मजबूती देती है कि हर आम आदमी को, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वेल्दी हो, उनको किस तरीके से हम लोग इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। अब मैंने जो है आज इसका आंसर मैंने लिख रखा है इसके अंदर। तो हमने कहा हमें क्लेम किस किस को दिलाना है, हमें क्लेम दिलाना है द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हमने कहा किस किस को हमें क्लेम, जो डेमोक्रेसी है किस किस को क्लेम्स दिलाती है, वो दिलाती है एक तो ऐसे डिसएडवांटेज जो पिछड़े हुए हैं, जिनको कोई सुविधाएं मिली भी नहीं है, या हमने कहा समाज से अलग थलग जो वल्नरेबल ग्रुप है, सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप है, एसटी है, एसटीज है, उन सबको समाज में इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कौन प्रदान कर, जो कौन देता है, वो डेमोक्रेसी देती है। हमारी डेमोक्रेसी में हमने देखा रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं जिससे हम लोग उनको, जो हमसे पिछड़े हुए हैं, हम उनको इक्वली लाके खड़ा कर सकते हैं। तो हमने कहा डेमोक्रेसी इस तरीके से क्या है, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड जो लोग हैं उनको इक्वल जो है स्टेटस देती है। सेकंड, एक ऐसा ग्रुप और है हमारे यहाँ पे जो भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रहता है, जो हमने कहा मेल डोमिनेंस की वजह से फीमेल पीछे रह जाती है, तो उनके लिए भी जो डेमोक्रेसी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लेके आती है जिसमें उनको बराबरी मिल सके। तो हमने कहा बहुत सालों पहले की बात देखी जाए तो हमने देखा था वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं था। उस वोटिंग राइट के लिए इनको बहुत लंबे टाइम तक जो है लड़ाई झगड़े करने पड़े थे, और फाइनली डेमोक्रेसी में आके जो है उनको ये चांस जो है वो मिल जाता है, और फाइनली उनको राइट टू वोट जो है मिल जाता है। तो डेमोक्रेसी इन वुमेन्स को भी जो है राइट टू वोट देके उनको बराबरी में लेके आती है। अब हमने कहा वुमेन्स के साथ में कुछ भी अगर गलत होता है, कुछ इलीगल होता है, इमोरल होता है, तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकती है, उसको चुपचाप सहन करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें उसको कौन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोवाइड कराती है डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी है तो ही वो सब चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकती है, अदरवाइज उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती है। तो हमने कहा वुमेन ऑफ टुडेज एज आर रेडी टू फाइट बैक अगेंस्ट इलीगल एंड इमोरल, जो हमने कहा रूल्स, तो इन सब के खिलाफ वो आवाज उठा सकती है अगर उनके खिलाफ कुछ भी गलत होता है। तो ये चीजें सिर्फ डेमोक्रेसी उनको दे सकती है, अदरवाइज और जो हमने कहा नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज है वहां पे ऐसे प्रोविजंस है ही नहीं। तो हमने कहा जितनी कोई भी हो, चाहे वो वुमेन्स हो, हमने कहा जो डिसएडवांटेज ग्रुप हो, या हमने कहा जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, वो लोग भी क्या है, उन सब के लिए भी इक्वल फंडामेंटल राइट्स जो है डेमोक्रेसी में गिवन है। तो हमने कहा केवल हमारे इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे है ना उन लोगों के ऐसे सारी चीजें हैं, उनके राइट्स हैं, उन सबको प्रिजर्व करने की पूरी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी ने ले रखी है, और वहां पे ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स उनको गिवन है जिससे वो है इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने कहा सबको इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल स्टेटस हम कैसे दे सकते हैं, उसका आंसर यहाँ पे हो जा सकता है। प्रॉपर तरीके से पहले पॉइंट्स लिखना, फिर इसको एक्सप्लेन भी करना है। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट का आइडिया दे रही हूँ, अंदर आपको मैटर जो मैं आपको वर्बली बोल के दिखा रही हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे वहां पे। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। ओके, ये बहुत चहेता क्वेश्चन है ये हमारे सीबीएसई का, कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब हमने कहा इसके ऊपर आपको लिखना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ना, चाहे कैसी है, उसमें 100 कमियां हैं, बट वो दूसरे ऑल्टरनेटिव, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, उनसे बेटर है। तो कैसे है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे जो इसके मेरिट्स हैं वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर लिखेंगे कि क्या क्या मेरिट्स डेमोक्रेसी के होते हैं, वो सारा आपका इसका आंसर हो जाएगा। वो भी हम आंसर फटाक से देख लेते हैं। देखिए अनडाउट हम लोग कहते हैं कि कोई डाउट इसमें है ही नहीं कि वो बेटर है।
क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, ये हमने कहा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े लोगों डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है 4 लोगों के हाथ में पावर है, 5 लोगों के हाथ में पावर है, नहीं। ये क्या है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। वो लोग सब क्या कहते हैं कि अब 50 लोग बैठे हैं, 50 तरह का माइंड काम करता है। किसी ने कोई पॉइंट दिया तो उसके अपोज़ में कोई खड़ा हो गया, मैंने कोई पॉइंट दिया, आप मेरे अपोज़ में खड़े हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्कशंस और कंसल्टेशन का पूरा जो ये प्रोसीजर रहता है इसके अंदर। तो जब इस तरह से इतने सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतने सारे लोग कंसल्ट कर रहे हैं, तो जो एक आउटकम निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बाकी नॉन डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पे ना तो कंसल्टेशन होता है, ना ही वहाँ पे जो है कोई भी डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली जो है केवल जो है एक लॉ ही आता है, ठीक है? वहाँ पे जो हेड होता है वो डायरेक्टली एक लॉ पास कर देता है, कोई डिस्कशंस नहीं होते, कोई भी वहाँ पे जो है हमने कहा कि किसी भी तरह के कंसल्टेशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमने कहा बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग माइंडसेट के, अलग-अलग लैंग्वेज के, अलग-अलग रीजन से, हमने कहा ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होके लोग आ रहे हैं और वो लोग वहां बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं। तो हर लोगों तरह के लोगों के माइंडसेट को सेटिस्फाई करती है डेमोक्रेसी। जब सब लोग मतलब एक मत हो जाते हैं, तब हमने कहा जब हमें मेजोरिटी मिल जाती है तभी कोई चीज जो है कानून बनती है, जब भी कोई चीज जो है लॉ बनती है। तो हमने कहा ये बहुत सारे जो है हमें इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे जो हमने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स, उनमें से हमें क्या होता है एक बेटर हमें चीज़ निकल के हमारे सामने आती है, सबकी मान रखा जाता है, सबकी बातें सुनी जाती है, बट वो बेस्ट चीज़ निकल के हमारे सामने आती है। तो बहुत सारे हमने कहा बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ पे, रीजन है, कल्चर है, उन सबको ही डील करती है कौन-सी? डेमोक्रेसी। एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ऑब्वियस है। देखिए हमने कहा डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। कैसे? राइट टू वोट के थ्रू। हमारे यहाँ पे अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है जिसमें हर जो है अडल्ट जो 18 ईयर्स से अबव है वो वोट कर सकता है। तो हमने कहा यहाँ पे जब हमें लगता है हाँ हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम जो है हर चीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन आ रहा है तो हमारा पार्टिसिपेशन है क्योंकि हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने कहा हर एक आम आदमी की डिग्निटी को एनहेंस करती है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हमने कहा कि एक बार गलती हो गई, हमने गलत नेता चुन लिया होगा, गलत लीडर हमने चुन लिया होगा, बट हमारे पास में टाइम है कि हर 5 साल में वो मौका हमें बार-बार मिलता है और हम वहाँ अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने गलत डिसीजन ले लिया तो हमें उम्र भर उसको ढोना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमें हर 5 साल में वो मौका मिलता है कि हम अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें एक जो है अपनी खुद की मिस्टेक्स को सुधारने का बहुत अच्छा मौका भी हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा अब क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हर आदमी अपनी मर्जी से चुन के उनको लेके आता है, तो जिनने मतलब जिन लीडर्स को जिन लोगों ने यानी जिन सिटीजन ने चुना है, उनके टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल तो होगा ना कि उनकी जो सारी चीजें हैं, उनके ओपिनियंस है, उनका सबका ध्यान रखेगा। तो ये हमने कहा कि जो अदर अल्टरनेटिव्स हैं डेमोक्रेसीज में, वहां पे जो है गवर्नमेंट कहीं पे भी अकाउंटेबल नहीं है टुवर्ड्स दिस रीजन्स, बट यहाँ पे क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, सिटीजन ने ही उनको इलेक्ट किया है, तो वो उनके टुवर्ड्स जो है अकाउंटेबल होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखने हैं। ये बहुत बार पूछा वाला क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज बदल सकती है, अब ध्यान रखना लैंग्वेज में मत उलझ जाना आप। लैंग्वेज बदल के जो है क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ें, उसको अपने मन में करें, फिर आप पॉइंट्स जो है कंस्ट्रक्ट करें, क्या-क्या हमें करना चाहिए। चलिए आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने कहा एनालाइज द रीजंस फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ऐसा कारण है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत ज्यादा जो है ओवरवेलमिंग मतलब उनको बहुत ज्यादा वो यूज मतलब वो क्या करा जाता है, बहुत ज्यादा मतलब इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है किसको? डेमोक्रेसी को। तो ऐसे क्या कारण है? तो हमने कहा ऊपर हमने सारे पढ़े ना, हमने कहा ना क्यों बेटर है, तो वही सारे के सारे पॉइंट आएंगे। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, हमने कहा कि इसके अंदर जो है सिटीजन्स खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, तो इसलिए मतलब हर जगह वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमारे सामने निकल के आती है। ठीक है? तो अब इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना कि क्या ऐसे कारण है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो सारे मेरिट्स ही लिखने होंगे, हमें पता है इसके। अब मैंने कहा क्योंकि ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, खुद ने उनको चुना है, खुद ने अपने राइट टू वोट का यूज़ किया है, खुद अपने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। रिप्रेजेंटेटिव से चुनी हुई सरकार जो बनी हुई सरकार है, उनकी खुद की भी गवर्नमेंट है वो। तो ये पीपल की खुद की गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियस है वो हर जगह मतलब लोगों के बीच में
मतलब ज़्यादा पॉपुलर होगी, लोगों को ज़्यादा विश्वास होगा कि हमने तो इनको चूज़ करके भेजा है, तो पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, इसलिए लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा इसका हमने ये तो कह दिया हाँ है, लेकिन क्या सच में है? तो हमें एविडेंस मिलेगा। आप साउथ एशिया की जितनी सारी कंट्रीज़ देखोगे, तो वहाँ आपको डेमोक्रेटिक रेज़िमे मिलेंगे। तो यानी कि ये चीज़ अच्छी है, इसीलिए तो उसको इतनी सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट कर रही है। तो इसके एविडेंसेस भी हमें मिल रहे हैं। हमने कहा ऐसे ही नहीं कह सकते हम लोग कि केवल वर्बली चल रहा है कि हाँ, ये अच्छी होती है, नहीं, इसके क्योंकि ये अच्छी है, हम इसको जब हमने इसको प्रैक्टिकली किया है, तो वो ये अच्छी है क्योंकि इसके एविडेंसेस हमें साउथ एशिया से भी मिलते हैं, वहाँ के मोस्टली कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक रेज़िमे है। अब आगे हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं इसको सपोर्ट क्यों कर रही हूँ? मुझसे अगर कोई कारण नहीं पूछा जाए कि मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास इससे अच्छा कुछ है ही नहीं ना। अगर जिस दिन मेरे पास इससे भी अच्छा होगा, उस दिन हो सकता है कि मैं डेमोक्रेसी छोड़ के किसी अदर फॉर्म की तरफ चली जाऊँ। तो अभी मेरे पास में जो चीज़ें अवेलेबल है, उनमें से बेस्ट यही है। ठीक है? तो ये भी है। तो पीपल बिलीव सिस्टम इज़ स्ट्रांग बिकॉज़ दे कंसीडर डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर देयर कंट्री। उनको लगता है कि हमारी कंट्री के लिए यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है, इसलिए उसको चुनते हैं। ठीक है? इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर अपने आप में एक चीज़ है, ये अपने आप जो है सपोर्ट को जनरेट करती है, क्यों? अगर मैंने इसको एक्सेप्ट किया है, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है ना मेरा विश्वास इसके अंदर है। तो ये अपने आप सेल्फ जनरेटेड जो है सपोर्ट है इसके अंदर कि लोग अगर इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो इसमें अपने आप में एक काबिलियत है कि वो जो है सेल्फ जनरेटेड सपोर्ट लेके आती है। हर आम आदमी चाहता है कि मैं कहीं न कहीं इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करूँ, तो वो कैसे कर सकता है? जब मैं खुद जाके तो पर्सनली हर चीज़ में नहीं कर सकती ना, तो मैं उसके लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती हूँ। मेरे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स आगे होने वाली सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे ऊपर जो गवर्नमेंट बने ना, वो मेरे से ही चुनी हुई हो। ऐसा ना तो हेरिडेटरी हो, ना वो डिक्टेटर हो, ना कुछ हो। तो ये भी सारे के सारे कारण हैं, इसलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है किसको? डेमोक्रेसी से, क्योंकि बेटर फॉर्म हमारे पास और कुछ है नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हमने कहा डेमोक्रेसी जो उनके सिटीजन्स हैं, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सारी नीड्स, उनकी डिमांड्स के टुवर्ड्स अटेंटिव होती है। कि ऐसा नहीं कि इलेक्शंस हो गए, गवर्नमेंट बन गई, सिटीजन्स का कोई मतलब नहीं, नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी गवर्नमेंट बन के आती है जो हर सिटीजन, हर पीपल के जो है नीड्स और डिमांड्स की तरफ अटेंटिव होती है, हमेशा ध्यान रखती है कि क्या उनकी नीड्स है, क्या डिमांड्स है, हमें उनको फुलफिल करना ही चाहिए, ये डेमोक्रेसी का है। तो ये जस्ट क्या सही है? तो इसको जस्टिफाई कर देते हैं। मैंने एक चीज़ कही कि हाँ, वो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर जगह नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है, कैसे ध्यान में रखा जा रहा है, वो चीज़ हम लोग देख रहे थे। मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे जो है, जो डिसीजन लिए जाएँगे, उसमें प्रॉपर नॉर्म्स और प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। किस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर होता है कि हाँ, पहले जो है आपका कोई लॉ है, आप उसको लेके आएँगे, फिर उसके बाद में प्रेज़िडेंट के पास में उसको पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद में आप पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा के सामने जाएगा, लोकसभा से पास होके फिर वो राज्यसभा के पास में जाएगा, राज्यसभा हो सकती है उसमें चेंजेस कुछ सजेस्ट कर देवें, फिर वो वापस आएगा। तो मतलब एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाँ कर दिया तो ये रूल बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, भले ही उसपे कितना ही टाइम लगे। हमारी एक नेगेटिव जो डीमेरिट हम मानते हैं कि वो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग को। लेकिन ये टाइम से हमें एक बेस्ट जो है हम लोग कहते हैं बेटर जो है हमारे पास डिसीजन आता है। तो हमने कहा यहाँ पे जो इंश्योर किया जाता है कि नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को पूरा फॉलो किया जाए। ऐसा ना हो कि बिना नॉर्म्स के ही हम लोग किसी चीज़ को हाँ कर लें। मैंने कहा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, खुद लोगों ने इलेक्ट किया है तो अकाउंटेबल तो होगी ना। तो यहाँ पे जो है ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स, अपने जो वहाँ पे रहने वाले पीपल हैं, उनके टुवर्ड्स अकाउंटेबल होती है।
है कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो, मुझे उसका आंसर देना ही पड़ेगा। आपकी कोई नीड्स एंड डिमांड्स है, मुझे उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि अगर कोई आम आदमी चाहे तो उसके बारे में किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह से कोई भी एक बात जो है लॉ बनी है, तो उसके पीछे क्या नॉर्म्स प्रोसीजर रहे, तो आप वहाँ जाके ये चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है? अब मैंने चौथा पॉइंट हम में सेम वही रख लेंगे कि नीड्स आर अटेंटिव है, नहीं है, सेकंड है, तो हमने कहा कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हमने कहा और जो हमारे पास में फॉर्म्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट हमें यही लगा है, तो हम इसको चूज़ कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ मच बेटर देन अदर एनी नॉन डेमोक्रेटिक रेज़िमे। ठीक है? ये चीज़ हो गई है। हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि जो हमारी अगर ओवरऑल सब चीजें हमने देखी क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करती है, अकाउंटेबल होती है, ट्रांसपेरेंट है ये पूरी की पूरी लूप अदर फॉर्म से अच्छा, तो हमने सब्सटेंसिव फॉर्म में हमने इसको चीज को क्या देखा टर्म्स में हमने देखा कि हर चीज हमने देखी है वहां पे हमें यही लगा कि डेमोक्रेसी जो बन के आई है ना वो पूरी की पूरी जो अटेंटिव होती है लोगों की नीड्स और उनके टुवर्ड्स और इसके अंदर जो है करप्शन फ्री होता है। ये तो देखो एक हमने आइडियल बात कर दी करप्शन फ्री, लेकिन ये हमने अदर फॉर्म्स में देखा है, तो ये उससे थोड़ी-सी बेटर है, कम करप्शन है, लोगों से पूछा जाता है, समझा जाता है, उनकी नीड्स के बारे में पूछा जाता है, डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें हम इस आंसर में लिखेंगे कि क्या आम आदमी के नीड्स और डिमांड्स के बारे में सोचा जाता है? हाँ, सोचा जाता है, क्योंकि ये एक तो इसमें पूरे नॉर्म्स, डिसीजंस फॉलो होते हैं, दूसरा अकाउंटेबल है, तीसरे ट्रांसपेरेंट है, चौथा हमने कहा कि अदर जो भी हमारे नॉन डेमोक्रेटिक रेज़िमे है उनसे बेटर है और पाँचवाँ हमने कहा कि कहीं न कहीं ये नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करती है और इसमें लार्जली फ्री ऑफ करप्शन और इसमें करप्शन भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े? अब हमने लिखा डेमोक्रेसीज़ अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़ एंड प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीज़न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है? अब इधर इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। 1 मिनट। तो हमने कहा डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे रहने वाले जो सोशली डाइवर्स लोग हैं, हमने कहा हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है। इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे कल्चर है, इतने सारे लैंग्वेजेस है, इन सबको किस तरीके से अकोमोडेट करता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे वाले ग्रुप को हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। एक को बहुत सारे राइट्स है, एक को बिल्कुल राइट्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो है सारे सोशल डिवीजन को एक साथ रखने की कोशिश की गई है। अगर कहीं पे भी लगता है हर आम आदमी की जो है डिग्निटी और फ्रीडम का ध्यान रखा गया है। तो कुछ पॉइंट्स तो हम ऊपर वाला जो इक्वल स्टेटस वाला है उसमें से ले सकते हैं यहाँ पे और दूसरा हमने जो भी डेमोक्रेसी के बारे में बात की है वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें सेम ऐसे कैसे आप कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट होती है पीपल्स की जो है होती है हर आम आदमी की डिग्निटी होती है इसमें अकाउंटेबल होती है इसके टुवर्ड्स और अगर आपको लगता है कि नहीं यार किसी एक ग्रुप को हम लोग बहुत ज़्यादा छोड़ रहे हैं पीछे, हम उसको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, तो उस क्वेश्चन उसके लिए हम ये ट्रांसपेरेंट होती है, आप जाके चेक कर सकते हो कि हर ग्रुप के लिए सेम फंडामेंटल राइट्स है और सबको हम इक्वली ट्राई कर रहे हैं कि वो फॉलो हो सके। तो मेनली हम लोग इसमें आंसर देखेंगे तो बेस तो ये सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर में होती है, उसमें सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ट्रांसपेरेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है और बाकी आप सारे के सारे इसके ए में से पॉइंट उठा सकते हो, ये सारे के सारे कि ये जो है नॉर्म्स प्रोसीजर को फॉलो करती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है और सबके लिए फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे दिए हुए हैं, करप्शन वहाँ पे नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इस आंसर के साथ भी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम हमारे चलेंगे। अभी की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो ट्रेड बैरियर्स जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 1919 के बाद में हटा दिए गए थे। पहले हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह फॉरेन ट्रेड वगैरह पे हमने रोक लगा दी थी, लेकिन उससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो 1991 में फाइनली उन ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वापस से यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। तो हमने कहा क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको चेक करो कि क्या ये सही था नहीं था। तो हमने लिखा बैरियर्स ऑन
foreign trade and foreign investment were removed to a large extent in 1991. हमने पूरी तरह से हटाया। क्यों हटाया उसके कारण हम लोग देख लेते हैं। क्या था पहले एक चीज हो रही थी कि हमने कहा बहुत ज्यादा डोमिनेंस होने लगा था हमारे यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज का, तो हमने उस पर रोक लगा दी कि बाहर के कोई नहीं आएंगे, तो हमारा खुद का यहाँ का जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हमारे सेटअप होने लगेगी। लेकिन हमने देखा इससे हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही थी, तो इससे हमने हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वापस से ये फॉरेन ट्रेड वगैरह को हटा दिया था। अब ये हमारे लिए पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा था कि हमने उनको हटा दिया था, तो उससे हमें बहुत सारे फायदे हुए थे। बैरियर्स वर रिमूव टू लार्ज एक्सटेंट। पहली चीज तो ये थी कि हाँ भाई मतलब बहुत अच्छा रहा था कि हटा दिए गए थे। जो हमने कहा फॉरेन ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वापस से शुरू होने लग गया था, ये चीजें होने लग गई थी। अब पहले क्या था, अगर आपने बाउंड्रीज में बांट दिया कि इंडिया के अंदर ही चीजें जो है हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आप कितना बेच लोगे ना। लोगों की नीड्स, आपने इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपके पास बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, बट आपके पास में जो है मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप कितना कर लोगे इसमें। अब इसमें क्या होने लगा, अब जब हमने उस फॉरेन ट्रेड के उनको बैरियर्स को हटा दिया है, तो अब जो है इंपोर्ट भी इजी हो गया था और एक्सपोर्ट भी हमारे बहुत इजी हो गया था। अगर दोनों ही चीजें हो रही है, तो अब हमारे यहाँ पे जो चीजें नहीं होती है वो कमोडिटीज हम बाहर से एक्सपोर्ट करने लग गए थे, सॉरी इंपोर्ट करने लग गए थे, और हमारे यहाँ पे जो एक्सेस में थी, जो बहुत फेमस थी, हम उनको एक्सपोर्ट करने लग गए थे, तो फायदा होने लगा। जो चीजें हमारे पास में नहीं है वो हमारे पास में आने लगी, और हमारे पास में जो एक्सेस में है उसको बेच के हम पैसा कमाने लग गए थे, तो ये बहुत अच्छा होने लग गया था। अब हमने कहा पहले इंडियन प्रोड्यूसर जो भी चीजें बन रही थी वो इंडियन मार्केट में ही बेच रहे थे, कंपटीशन नहीं हो रहा था। अब हम लोग जब कह रहे हैं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब फिर से शुरू हुआ है, तो हम लोग जो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, अब वो compete कर पाएंगे फॉरेन कंपनीज के साथ। अभी तो हमें पता है कि हमारे पास एक ही चीज अवेलेबल है, हम कंपैरिजन भी किसके साथ में करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा बाहर की कंपनीज आई, हमने उनसे कई चीजें हमने उनसे सीखी, और हमारी कुछ चीजें उन्होंने बाहर वालों ने सीखी, तो हमारा भी काफी मतलब बोलते हैं ना इकोनॉमी ग्रो ही कर रही है। तो अब हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, बाहर की कंपनीज के साथ में भी वो compete करने लगे, हमारे प्रोडक्ट्स बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ में compete करने लगे थे, ठीक है। अब हमने कहा अब फॉरेन कंपनीज जो है, अब हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, तो उन दरवाजे खोल दिए, तो अब फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस इन आवर नेशन। अब बाहर से भी कंपनीज हमारे आने लगी, यहाँ पे सेटअप करने लगी, परमिशन लेंगे, रेवेन्यूज आने लगे, टैक्सेस आने लगे, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे होने लगी है, ग्लोबल एक मार्केट बनने लगा था। अब हमने कहा था अब लिबरलाइजेशन आ गया था। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या है, सबको फ्रीडम मिल चुकी थी कि वो चाहे जो चीज जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे जो चीज वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होने लगा, मार्केट हमारे सामने बहुत खुला हो गया था। तो यहाँ पे क्या होने लगा था कि सब अपने जो है डिसीजन फ्रीली लेने लगे थे, किसके बारे में, कि उनको कौन सी चीजें इंपोर्ट करनी है, कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी है, कितनी मात्रा में इंपोर्ट करनी है, कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट करनी है। वो सब लिबरलाइजेशन की वजह से वो फ्रीली करने लगे थे। तो बैरियर ट्रेड्स जो हमने कहा वो ट्रेड बैरियर्स हटे, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे से बैरियर हटे, वो बहुत अच्छा रहा था, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे देखने को मिला था। ये सारे की सारी चीजें यहाँ पे हुई थी, तो ये सारे पॉइंट्स है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया तरीके से लिखेंगे, 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे से मिलता जुलता ही है। फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एनालाइज द स्टेटमेंट। ऑब्वियस है किसी भी कंट्री को जोड़ने के लिए कुछ एक बीच में धागा होना चाहिए ना। अगर उनको हमारी जरूरत होगी तो वो हमारे साथ में जुड़ेंगे, हमें उनकी जरूरत होगी तो हम उनके साथ में जुड़ेंगे। तो फॉरेन ट्रेड जो है एक रास्ता बना हुआ था हमारा, फॉरेन कंट्रीज के साथ जुड़ना और फॉरेन कंट्रीज का इंडियन के साथ में जुड़ना। तो उनके भी कुछ मतलब थे, हमारे भी कुछ मतलब थे। तो फॉरेन ट्रेड जो है एक कंट्रीज को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग बात करेंगे, एक चैनल बना हुआ था। तो कैसे था उसको एनालाइज करो, स्टेटमेंट को आ जाइए। अब हमने कहा फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, हम फॉरेन के साथ में ट्रेड क्यों करेंगे, कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जो चीजें मिल रही है वो मिल रही है। आज खाना है, हम लोग आराम से हमारा जो ऑथेंटिक फूड खा रहे थे ना, दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, या हमने कहा कि इडली सांभर खा रहे हैं, सब चीजें खा रहे थे। आज हम क्यों चाइनीज खा रहे हैं, हम लोग क्यों आज बाहर की चीजें खा रहे हैं, सारा हर फूड हम लोग खा रहे हैं, थाई फूड खा रहे हैं, कोई कैसा फूड खा रहे हैं। तो बाहर की कंट्रीज के साथ में हम जुड़े, क्योंकि जब हम लोग जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें कनेक्टिविटी होती है। तो हमने कहा फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो चीजें अवेलेबल नहीं
नहीं थी ना, वो चीज़ें भी हम लोग लेने लगे। आज आप देखते हो एक फ़ोन के ऊपर आप चाहे जितनी स्क्रॉलिंग करके जहाँ से जो चाहे सामान आप मँगा सकते हो, भले ही वो इंडिया में अवेलेबल नहीं हो, बाहर से मँगा लोगे। ठीक है? ये चीज़ें होने लगी तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्च्युनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब हमारे प्रोड्यूसर थे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बट उनके लिए मार्केट हमारे इंडिया में था। तो हमने कहा कि हमें इसको एक्सटेंड करना था, तो हमने अब उनको फॉरेन ट्रेड वाला एक रास्ता खोल दिया था। अब वो आराम से अपना सामान जो है फॉरेन कंट्रीज़ में भी बेच सकते थे। दूसरी चीज़ क्या होने लगी एक्सटेंसिव ट्रेड के लिए। अब देखिए एरिया आपने दे दिया कि इतने से मार्केट में आप बेच सकते हो। कोई एक चीज़ को कितना खरीद लेगा बट ऑल ओवर वर्ल्ड की जब आप बात करते हो तो एक्सटेंसिव अगर ट्रेड आपको करना है ना, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड के थ्रू अगर हम जुड़ते हैं तो एक्सटेंसिव जो है ट्रेड हमें देखने को मिलता है, बहुत बड़े स्केल पे हमें ट्रेड देखने को मिलता है। एनहांस द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल। अब ऑब्वियस है, अब हमारे यहाँ पे जो है 3-4 फैक्ट्रीज़ होंगी, 3-4 तरीके की चीज़ें मिलती होगी बट हम अलग-अलग कंट्री के साथ में जुड़े तो कपड़ों के ही मान लो, हमारे यहाँ की कुछ जो है यहाँ की कंपनीज़ हैं, बाहर की कुछ कंपनीज़ हैं, यूँ मिलके हमारे पास वैरायटी हो गई है बहुत सारे। तो हमारे पास में जो है एक ही तरह के अगर हमें कंपैरेटिवली चीज़ें चाहिए होगी, तो एक ही तरह के हमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो ये एनहांस करती है गुड्स कितने तरह के गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वो ही हो गया कि पहले केवल हम डोमेस्टिक जो मार्केट है वहीं कम्पीट कर रहे थे, उन्हीं प्रोड्यूसर से कम्पीट कर रहे थे। अब हम फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, उनके प्रोड्यूसर्स के साथ भी हम लोग कम्पीट करने वाले थे। अब हमने क्या करने लगे क्योंकि अब हमें ट्रेडिंग एक्सटेंड हो रहा है, हमारा ट्रेड एक्सटेंड हो रहा है। हमें जो है हमने कहा कि हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है कहीं न कहीं, तो इसके लिए बहुत सारी ट्रेडिंग फर्म्स भी बनने लगी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी किसके अंदर? तो हमने कहा ट्रेडिंग फर्म्स बन रही है, तो सब जगह स कनेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़ा देता है। तो एक फॉरेन ट्रेड सच में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैनल की तरह काम करता है, ठीक है? किसी भी कंट्री को जोड़ने एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ने के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आज का हमारा जो था हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभी हमारे जो बचे हुए कुछ एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।